बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आज हम जो है हिंदी साहित्य इतिहास का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पाजेब। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित इस कहानी में हमने जो है पूर्व में यहाँ तक पढ़ा दिया था कि आशुतोष को जो है उसके पिताजी उसके चाचा के साथ जो है बाजार में उस पतंग वाले की दुकान बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है और मना कर देता है। तो पिताजी कहते हैं कि मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ में खो देंगे। जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं है। सच है ना बेटे, अब जाओ। पर जाने को तैयार नहीं दिखा, पर वो जाना नहीं चाहता था। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी का मतलब गलतियों पर जो वो गलतियां कर रहा था उस पर बड़ी जो है उसको बुरा मालूम हुआ। बोला इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल कहाँ है, समझाकर बात कर रहे हैं, समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर से हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश से, लेखक बोलता है कि मैंने अपने भाई से कहा, छोटे भाई को बुलाया, कहा इसे पकड़ करके ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैर से उसका प्रतिकार करने लगा, अर्थात हाथ पैर से उसको रोकने लगता है, जाने के लिए जो है वो मना करने लगता है। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े प्रेम से मैंने अपने बच्चे को समझाया, दुलारा कि बेटा जाओ भाई जाओ, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं हो। प्रकाश इसे गोदी लेने ले जाओ, इसे उठा करके ले जाओ, जो चीज मांगी इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था, अर्थात अभी भी वो नाराज था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर प्रकाश के साथ चला, ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 वर्ष का लड़का है होने पर भी उसे फिर भी देखो ना किसी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया मैं क्या बतलाऊं, लेकिन ये याद करके गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं। मैं अपने आप को दबाता चला गया। खैर वह गया, मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर बाद प्रकाश लौट आया। मैंने उससे पूछा कि क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने पूछा कि आप लौट करके, प्रकाश से पूछा क्योंकि वो आशुतोष के साथ गया था, और आशुतोष जब लौट करके आया, प्रकाश जब लौट करके आया तो उसने पूछा क्यों, क्या बात होगी, कैसे लौट करके आ गए? तो उसने कहा आशुतोष तो मेरे हाथ से छुड़ा करके भाग गया। मैंने कहा अब कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, जाओ पकड़ कर लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा, बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चाटे दिए। थप्पड़ लगते ही एकदम चीखा, फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देख करके मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे, मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट कहीं का। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता, मार पीट कर मन को ठिकाने देने की आदत पड़ गई थी, कुछ अभ्यास न था। खैर मैंने इसी बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों जो है वहां जो नुक्कड़ पे दोनों पतंग वाले हैं उनके पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है, मालूम करना कि पाजेब किसी के पास है तो नहीं या किसने लिए। मालूम होने पर शक्ति करना, मुरब्बत की जरूरत हो, कोई आवश्यकता पड़े तो मुरब्बत की जरूरत नहीं है, समझे, कोई मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया कि कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, तुम थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, ऐसा उसने अपने भाई से कहा। और प्रकाश जो है वो सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता है, अदब है, सम्मान करता है। वह मुंह डालकर चला गया, चुपचाप वो वहां से चला जाता है। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को परस्पर सोते पाया। उसके चेहरे पर भी अब भी आंसू नहीं थे। सब पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव आते हैं। सत्य भी है,
कि हमारे मानव जीवन में अनेक प्रकार के भाव जो हैं वो आते रहते हैं, जिन्हें हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। मैंने उसे जगाया, हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, क्यों, क्या हालत है, अब ठीक है? थोड़ी देर तक समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया, जब उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़, प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ कि उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा कि बेटा, इसे पतंग वाले को देना, पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा? इसका क्या मतलब है? तुमने कहा कि 5 आने में पाजेब दे दी, अभी तुम ये कह रहे थे न चन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वो चुप हो गया। आखिरकार समझने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देख करके डांटने वाला ही था, कितने में उसके सामने उसकी बुआ दिखाई दी। उसका मन जो है वो बड़ा भारी हो रहा था, वो थोड़ा भयभीत सा था, क्योंकि उसके पास पाजेब की स्थिति वो असमंजस में थी। उसका मुंह भारी देख करके लेखक उसको डांटने वाला होता है, उसको फिर कुछ कहना चाहता है, इतने में उसकी बुआ जो है वो सामने आती हुई दिखाई देती है। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। देखिएगा, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि अल्प विराम का बड़ा गजब का महत्व है। यदि ये अल्प विराम यहाँ से उठ करके यहाँ आता है, रोको मत, जाने दो, इसका मतलब रोकने की बात कही है। और ये बात यदि अल्प विराम यहाँ आता है, रोको मत, जाने दो, तो वह रोकने, उसको नहीं रोकने और जाने देने की बात कही है। तो अल्प विराम का बड़ा अति महत्व है, उसको कैसे उपयोग में करना चाहिए। बुआ से कहा कि उसे रोको मत। आशुतोष रुकने को उद्यत था, वो तैयार था। उद्यत का मतलब तैयार होना। वो चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी, तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पावे। तो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्रनीति ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। पर भार स्त्रियों पर टिकता है। मोहल्ले की राजनीति का भार सारा स्त्रियों पर टिकता है। क्या हुआ है, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर के रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकार करके बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ ये कहकर के उन्होंने अपने बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने रखी, जैसे सामने बिच्छू हो। अभिप्राय कि जो चीज जिसको ढूंढने के लिए आशुतोष को कितना पिटा है, कितना उसको डांटा गया, वो चीज सामने हो गई तो ऐसा लगा जैसे बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कहूँ, ये क्या है? बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और कहानी यही खत्म होती है। देखिएगा कि आप देखिए किस तरीके से जब तक हम पूरी उसकी इंक्वायरी नहीं कर लेते तब तक हमें ये नहीं बताना चाहिए। हमें ये चीज जो है कहीं ना कहीं सब चीज जगह से पूछ करके ही उसका फैसला करना चाहिए। केवल पाजेब आशुतोष ने ले लिए, उसको लेकर के बालक से इतनी कठोरता से उसे पूछताछ करना, क्योंकि बालक जो होता है वो सहज होता है, उसके मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं और कहीं ना कहीं उन भावों में भय भी एक भाव है। वो भय से बालक यदि हाँ भी कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सामने वाला यदि सत्य भी कहता है तो भी हमें असत्य सा जान पड़ता है। इस कहानी का जो है प्रसंग कहीं ना कहीं हमें ये बताता है। आज हमने साहित्य के इतिहास में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी का अध्ययन किया। आज कहानी हमारी पूरी हुई है। शेष हम अगली कक्षा में
अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उस पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।